नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विधानसभा का दंगल आप देख रहे हैं। जी हां, देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के पहले चरण की शुरुआत आज यानी 10 फरवरी को आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य आज उत्तर प्रदेश से हो गई है। इसके लिए तैयारियां भी पहले ही पूरी हो चुकी थी। तैयारियां न सिर्फ सियासी दलों की ओर से हुई बल्कि प्रशासन ने भी सुरक्षा और चुनाव को अच्छे से संपन्न कराने की जिम्मेदारी तय कर रखी थी। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव हो रहा है, जिसके लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। 58 सीटों में से करीब 18 हॉट सीटें हैं, जहां कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। इसलिए बीजेपी और सपा रालोद गठबंधन के लिए भी पहला चरण किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वहीं कांग्रेस भी इस चरण के चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी और सपा रालोद गठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है। तो आज प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि आज उनकी किस्मत मतपेटी में कैद होने जा रही है। यूपी में पहले चरण का मतदान आज है। 2.28 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 11 जिलों के 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। पहले चरण में कुल 623 प्रत्याशी मैदान पर हैं और 2 करोड़ 27 लाख मतदाता इनकी किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 11 जिलों में कितनी सीटें शामिल है, इसकी अगर हम बात करें तो शामली में 3 सीटें हैं, मुजफ्फरनगर में 6 हैं, मेरठ में 7 हैं, बागपत में 3, गाजियाबाद 5, हापुड़ में 3, गौतम बुद्ध नगर में 3, बुलंदशहर में 7, अलीगढ़ में 7, मथुरा में 5 और आगरा में 9 सीटें हैं। पहले चरण के मतदान की हम बात करें तो कैराना, थाना भवन, शामली, बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी जो कि सुरक्षित सीट है, मुजफ्फरनगर, खतौली, मीरापुर, सिवालखास, सरधना, हस्तिनापुर भी सुरक्षित सीट है, किठौर, मेरठ कंटेनमेंट और मेरठ दक्षिण, छपरौली, बड़ौद, बागपत, लोनी की सीटें शामिल हैं। 1.23 करोड़ पुरुष मतदाता है। महिला मतदाताओं की संख्या 1.4 करोड़ है। थर्ड जेंडर 1435 है। कुल 2 करोड़ 27 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और यही भाग्य विधाता तय करेंगे कि किसका भाग्य उत्तर प्रदेश में चमकेगा। और उत्तर प्रदेश में आपको बता दें 2017 के नतीजों की हम बात करें तो बीजेपी के खाते में 325 सीटें आई थी, सपा की 47, कांग्रेस की 7 और बसपा की 19 थी। और बीजेपी इस बार भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसी वजह से पहले ही तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें 2017 में 58 सीटों पर मतदान हुए थे। बीजेपी की 53 सीटें थी, सपा की 2, रालोद की 1 और बसपा की 2 सीटें थी। और उत्तर प्रदेश में की हम बात करें तो 403 सीटों के लिए बीजेपी ने 325 सीटें हासिल की थी, सपा ने 47, कांग्रेस ने 7 और बसपा ने 19। कांग्रेस जो कि इस बार काफी जोर आजमाइश करता हुआ नजर आई, ये पार्टी पूरे मैदान में भी डटी हुई थी और कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी जिस तरह से लगातार चुनावी मोर्चा संभाली हुई थी प्रियंका गांधी वाड्रा, ऐसे में कांग्रेस भी कहीं नहीं कहीं मांग कर चल रही है कि पिछले बार जो 7 सीटों का रिकॉर्ड था वो अब कहीं ना कहीं और बढ़ेगा और कांग्रेस के खाते में ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी, इसकी भी कवायद है। वहीं सपा की हम बात करें तो सपा ने जिस तरह से दूसरे दलों के साथ भी गठबंधन किया और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव हर मोर्चे पर यही बयान देते नजर आए कि इस बार सरकार फिर से समाजवादी पार्टी की ही उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। और उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के लिए पहले चरण की 58 सीटों पर आज मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 2 करोड़ 27 लाख मतदाता इस बार वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं और आज 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है और हम तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे धीरे धीरे। जिस तरह से हम मतदाताओं से जुड़ेंगे और हमारे सहयोगी जब उनसे जुड़ेंगे तो तमाम तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और पहला चरण आज यूपी चुनाव का और इसमें 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। यूपी में पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। और अगर हम पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो शामली की अगर हम सबसे पहले बात करें तो शामली में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और 2017 में जो चुनावी नतीजे आए थे उसमें 2 सीटों पर भाजपा जबकि 1 पर सपा प्रत्याशी की जीत हुई थी। वहीं हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में भी शामली की तरह 3 विधानसभा सीटें हैं और पिछली बार इनमें 2 पर भाजपा जबकि 1 पर बसपा की जीत हुई थी। गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो एनसीआर में पड़ने वाले जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, यानी कि शामली और हापुड़ से ये विधानसभा बड़ी है। शामली और हापुड़ में जिस तरह से 3-3 विधानसभा सीटें थी, गाजियाबाद में 5 विधानसभा सीटें हैं। और पहले चरण के चुनाव को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से वोट करने की अपील की है और ट्वीट करते हुए कहा है कि आज लोकतंत्र के महायज्ञ का प्रथम चरण है। आपके अमूल्य वोट की आहुति के बगैर यह अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। आपका एक वोट अपराध मुक्त, भय मुक्त, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए पहले मतदान फिर जलपान तब अन्य कोई काम, पहले मतदान फिर जलपान तब अन्य कोई काम,
ये ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मतदाताओं से अपील की है कि सबसे पहले आज आपको जो अपना काम करना है वो सबसे जरूरी भी है, और वो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए प्रदेशवासियों से, तमाम प्रदेश के वोटरों से अपील की है कि आप जरूर घर से बाहर निकलें और मतदान करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। और आखिर में उन्होंने बात लिखी है, पहले मतदान फिर जलपान तब अन्य कोई काम। इन शब्दों के साथ उन्होंने अपना ट्वीट खत्म किया। और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको भी सुनाते हैं। प्रदेश के मेरे मतदाता भाइयों एवं बहनों, अब एक बड़े निर्णय का समय आ गया है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो कुछ भी किया है पूरी श्रद्धा एवं प्रतिबद्धता के साथ किया, और जो कुछ भी कहा आपको भरोसे को मान रखते हुए उसे निभाया। आपने स्वयं सभी कुछ देखा है और इन चुनावों तक आते आते ध्यान से सब कुछ सुना भी। और मुझे आपसे अपने दिल की एक बात कहनी है। इन 5 सालों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपका वोट ये निर्धारित करेगा कि मेरी 5 सालों की तपस्या कैसी थी। आपको बता दें 2017 में जब नतीजे आए थे, जब जनाधिकार सामने आया था, जन फैसला जब सामने आया था, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हुई थी सीएम के तौर पर। और आपको बता दें इस मौके पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे कोविड नियमों का पालन करते हुए लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान फिर जलपान, इन शब्दों के साथ पीएम ने अपना ट्वीट किया है। कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि आज का जो दिन है सबसे अहम है, इसलिए पहले आप मतदान करें और उसके बाद जलपान करें और फिर बाकी काम करें। पीएम ने सभी वोटरों से आग्रह किया है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और कोविड नियमों का पालन भी सुनिश्चित करते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि वो कोविड नियमों का पालन करते हुए लोकतंत्र में शामिल हो, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और लिखा है, याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रदीप रावत जुड़े हैं आगरा से, वहीं गाजियाबाद से हैदर अली है। सबसे पहले हम रुख कर लेंगे आगरा का। प्रदीप, आगरा की अगर हम बात करें तो 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त आप किस जगह पर खड़े हैं, कौन सा मतदान स्थल है ये, और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या मतदाता पहुंचने शुरू हो चुके हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई है वोटरों के लिए? ये बता दें कि आगरा की 9 विधानसभा सीटों को लेकर आगरा प्रशासन और पुलिस चुस्त दुरुस्त है और लगातार यहाँ पर हम आगरा के एमजी रोड स्थित बैप्टिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर घना कोहरा है, ठंड है और कुछ लोग हमको दिखाई भी दे रहे हैं कि मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं और उन्होंने लोग 8-10 अपने मतदाताओं को यहाँ पर देखा भी अपना पर्ची लाते मतदान करते हुए। लेकिन यहाँ पर अभी ठंड के कारण लोग अभी बहुत ही कम देखने को आ रहे हैं। अभी आप देखें मतदान, कुछ लोग मतदाता कर्मी दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। तो लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। प्रयास है आगरा प्रशासन का कि किसी भी तरीके से मतदान को बढ़ाया जाए। निर्वाचन आयोग भी यही चाहता है कि हर हाल में मतदान 100% किया जाए। ये आगरा प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा कि 9 विधानसभा में 34 लाख से अधिक मतदाता हैं आगरा के अंदर 9 विधानसभाओं में। और आपको बता दें इसके साथ ही इसमें 18,88,000 पुरुष मतदाता हैं और महिलाएं 15,88,000 के आसपास मतदाता हैं। तो आगरा प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। और आगरा एक संवेदनशील शहर जाना जाता है और पंचायत चुनाव के अंदर यहाँ पर मत पेटियां लूटी गई थी, इसलिए यहाँ पर 129 अर्धसैनिक बटालियनें लगाई गई हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस, अन्य राज्यों की पुलिस को यहाँ पर
तैनात किया गया है। तो कल भी हमने एसपी सिटी से बात की थी, एडीजी राजीव कृष्ण से बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता है, भय मुक्त होकर इस लोकतंत्र के पद पर मतदान करें। जी बिल्कुल प्रदीप, वहीं अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो कितने प्रत्याशी यहां पर मैदान में हैं और सबसे ज्यादा हॉट सीट कौन सी मानी जा रही है? आप बताएं कि 107 प्रत्याशी आगरा की 9 विधानसभा में देखने को मिल रहे हैं और आगरा ग्रामीण पूरे देश के अंदर चर्चित है। यहां से पूर्व राज्यपाल, उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रही हैं, और वहीं से प्रभा केसरी है जो कि बसपा की प्रत्याशी हैं। तो इन दोनों में टक्कर देखी जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर आगरा दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये तीसरी बार अगर वो जीतते हैं तो ये उनकी हैट्रिक होगी। उसके साथ में आगरा उत्तर है, वहां से भाजपा लगातार 1985 से जीतती रही है और इस समय पुरुषोत्तम खंडेलवाल वहां से क्या नाम है चुनाव अपने प्रत्याशी हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे विधानसभा हैं। जैसे एतमादपुर की बात करें तो एतमादपुर में भाजपा ने पैराशूट प्रत्याशी उतारा है, वहां से डॉक्टर धर्मपाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो बहुत बिल्कुल, तो इन सीटों पर नजर रहेगी प्रदीप। और जिस तरह से आपने बताया कि आगरा में फिलहाल वोटर्स नहीं पहुंचे हैं और चूंकि तड़के इस वजह से हो सकता है थोड़ी देर में मतदाता यहां पर पहुंचते हुए नजर आए। प्रदीप, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हमारे सहयोगी का रुख कर लेंगे जो गाजियाबाद से जुड़े हमारे साथ, हैदर अली। हैदर, अगर गाजियाबाद की बात करें तो क्या मतदान केंद्र पर हलचल आप देख पा रहे हैं? क्या वोटरों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कितने विधानसभा सीटों पर आज यहां मतदान हो रहा है? देखिए अमित, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में मैं आज मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अलवट्टा विधानसभा 56 के अंदर खड़ा हूँ। मेरा आप पीछे देख सकते हैं, ये पोलिंग बूथ है। यहाँ पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मतदान को सकुशल कराने के लिए साथ में यहाँ पर BLO भी मौजूद है ताकि वोट के लिए लोगों को परेशानी ना हो, वोट उनको आसानी से मिल सके। वहीं अगर बात की जाए गाजियाबाद की, अगर मैं बात करूं तो अनुसूचित जातियों की 1,20,000 वोट यहाँ पर है, मुस्लिम की 75,000 वोट है, यादवों की 70,000 वोट है, ब्राह्मणों की 50,000 वोट है और वैश्यों की 45,000 वोट है। गाजियाबाद की 5 विधानसभा है, साहिबाद सबसे बड़ी विधानसभा है जिसके बारे में अगर बात की जाए तो मुस्लिम 1,59,000 वोट है यहाँ पे, अनुसूचित जाति के 1,15,000 वोट है, ब्राह्मण की 1,05,000 है, त्यागी की 65,000 है, जो यादव समाज है उनकी 43,000 है, ठाकुरों की 35,000 है, वैश्य की 47,000 है, जाटों की 32,000 है, गुजरों की 27,000 है, कायस जो एक बिरादर होती है उसके लिए भी 16,000 वोट यहाँ पर मौजूद हैं, ईसाई जो है उनकी भी 14,000 वोट है। ये वो आंकड़े हैं अमित, जो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2017 के अंदर बीजेपी के विधानसभा चुनाव में 5 सीट बीजेपी को मिली थी। वहीं अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में अगर ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, लोग वोट डालने के लिए बेताब है, वोट डाल रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक उत्साह है, क्योंकि लोग इसको एक पर्व की तरीके से मान रहे हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं पहले ये माना जाता था कि मुस्लिम समुदाय जो है वोट नहीं करता है, लेकिन इस बार जागरूक देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि यहाँ इतने संख्या में लोग जब आ रहे हैं। तो अगर जैसे प्रशासन की भी अपील है, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर अपील कर चुके हैं, देश प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री अपील कर चुके हैं कि मतदान करें, तो कहीं ना कहीं उनका असर है कि लोग अब घर से निकलने के बाद सुबह से ही वोट डालना शुरू कर रहे हैं। जी अमित। बिल्कुल हैदर, आपने सही कहा कि पीएम ने भी अपील की है, मुख्यमंत्री ने तो अपील की ही है और लोकतंत्र के इस महापर्व में सहभागी होने के लिए सभी से आग्रह किया है। हम फिर से रुक करेंगे प्रदीप रावत का, जो आगरा से हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रदीप, आगरा में हमने देखा कि बीजेपी ने तो कोई कसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ी चुनावी प्रचार में, समाजवादी पार्टी की भी यहां पर रैलियां हुई, लेकिन अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा की जो रैली की शुरुआत थी वो आगरा से ही हुई। तो क्या ये माना जाए कि इस बार जो बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि आगरा को भी फतह करना है, तो चुनौतियां कई है सामने। अखिलेश यादव पहले से ही सामने थे मैदान में, लेकिन जब मायावती की एंट्री हुई, जो कि काफी वक्त तक शांत मानी जा रही थी, कहीं पर उनकी हलचल दिखाई नहीं दे रही थी पार्टी की, हालांकि बाद में यह भी कहा गया कि वो अपनी जमीन मजबूत करने में लगी थी। तो क्या बसपा की जमीन मजबूत नजर आ रही है आगरा में, या फिर जो वोटरों का रुझान है वो कुछ और ही कह रहा है? नहीं अमित, आपको बता दें कि आगरा में किसी समय 2012 और 2007 की बात करें तो आगरा में पहली बार 6 सीटें प्राप्त की थी। और आगरा ब्रज मंडल की बात करें, क्योंकि यहाँ पर 65 सीटें आती हैं ब्रज क्षेत्र के अंदर, तो ब्रज क्षेत्र में आगरा ने क्लीन स्वीप किया था 2017 के अंदर, और जिसमें से लगभग 65 में से 57 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। और आगरा की 9 विधानसभा सीटें, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने फतेह की।
तो और इसमें से जो कई सीटें ऐसी थी कि जिसमें आगरा ने पहली बार, जैसे कि अहमदपुर का, मैंने अहमदपुर का आपसे पहले भी चर्चा की थी अमित को, बहुत पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर फतह की और वहां से ठाकुर धर्मपाल सॉरी माफी चाहूंगा राम प्रताप सिंह चौहान 2017 में विजय फहराया। लेकिन आज हम बात करें बसपा की, जैसे आपने बोला बसपा के जो मतदाता है उसमें काफी हताशा देखने को मिली, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती काफी निष्क्रिय दिखाई दी। लेकिन जब उन्होंने रैली की और आगरा मंडल के जो भी मतदाता थे और जो प्रत्याशी थे वो यहाँ पर आए और रैली के माध्यम से उन्हें संबोधित किया सभा को और अपील की कि गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, अपने प्रत्याशियों को, बसपा के प्रत्याशियों को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाए। लेकिन जो माहौल होना चाहिए थे बहुजन समाज पार्टी के अंदर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। और वहीं कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने प्रयास किया है, अपनी स्टार प्रचारक प्रियंका वाड्रा को उतारा है। अंतिम दिन हम अगर मंगलवार की बात करें तो मंगलवार की शाम को खेरागढ़ विधानसभा में प्रियंका वाड्रा ने वहां पर प्रचार किया और उम्मीद की जा रही है कि वहां पर कुछ अप्रत्याशित हो। लेकिन ये तभी संभव है जो भीड़ वहां पर पहुंची प्रियंका वाड्रा की रैली में, सभा में, अगर वो तब्दील होती है मतदान के लिए तो ये संभव है, अन्यथा भाजपा वहां से निकलती दिखाई दे रही है। और ये बहा की बहा, यहाँ पर बहा का जिक्र करना बहुत आवश्यक है। बहा जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 90 से 100 किलोमीटर यहाँ से दूर है और वहां पर राजा भदावर का परिवार वहां से हमेशा एक शहंशाह की तरह साबित होता रहा है। लेकिन यहाँ पर इस बार आंकड़ों उनके लिए मुश्किल बहुत है और कांटे बिछे हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मधुसूदन शर्मा जो कि जिलाध्यक्ष भी थे वो वहां से चुनाव लड़े हैं और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने वहां पर प्रचार भी किया, भीड़ भी देखने को मिली। वहीं फतेहाबाद का जिक्र जरूर करूंगा, वहां पर अशोक दीक्षित की बेटी जो कि इस समय उनके पिता सलाखों के पीछे हैं, उनको उतारा है मैदान में और काफी चर्चित हैं फतेहाबाद में। और भाजपा के छोटेलाल वर्मा जो कि बहुजन समाज पार्टी से आगरा भाजपा में आए हैं, तो काफी कांटे का मुकाबला त्रिशंक विधानसभा देखा जा रहा है और वहां पे समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ वहां पर चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि तमाम जो दल है उन्होंने अपनी ताकत तो झोंकी ही है, लेकिन अब फिलहाल जो नतीजे हैं वो मार्च में ही पता चलेंगे। प्रदीप, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम रुक करेंगे गाजियाबाद का हैदर अली हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। हैदर, गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो 2021 यानी पिछले साल से ये बहुत ज्यादा सुर्खियों का केंद्र रहा है। इसलिए भी ऐसा हुआ क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर जब किसान डटे थे तो कहीं ना कहीं ये भी कहा गया इसकी जो हवा है, फिजा है, वो गाजियाबाद से ही आ रही है। ऐसे में एक समय में जब बीजेपी यहां पर अपनी लहर होने का दावा करती थी, अपनी हवा होने की बात कहती थी, लेकिन क्या अभी भी जमीनी हकीकत अभी भी बरकरार है? खासकर किसान आंदोलन के बाद जो वहां का वोटर है, जो वहां के मतदाता हैं, क्या उनकी सोच बीजेपी के लिए किसी तरह से बदली है या फिर साख अब भी बरकरार है बीजेपी की गाजियाबाद में? देखिए, अभी तक गाजियाबाद में किसान आंदोलन को लेकर अगर जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। पिछली बार 5 सीटें गाजियाबाद के अंदर बीजेपी को मिली थी, लेकिन अगर इस बार बात की जाए तो इस बार कहीं ना कहीं सेंध लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आरएलडी जो है वो किसानों के समर्थन वाली पार्टी रही है और सपा से गठबंधन होने के बाद कहीं ना कहीं जो किसान क्षेत्र है, जैसे कि लोनी हो गया, लोनी में नंदकिशोर गुर्जर 5 साल तक विवादों में रहे हैं, विधायक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वही विधायक हैं जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनके मौजूदा विधायक होने के बाद धरने में बैठ गए थे। वहीं अगर वहां कहीं ना कहीं आरएलडी ने, समाजवादी पार्टी गठबंधन ने मदन भैया को मैदान में उतारा जो खेकड़ा के 2 बार विधायक रह चुके हैं और कहीं ना कहीं सेंध लगने की कोशिश है। और इसके अलावा अगर बात की जाए मोदी नगर में एक जहां जाट बेल्ट है ये, इसके अलावा किसान है, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी सेंध लगती हुई नजर आ रही है। सायाबाद की बात की जाए तो सायाबाद में कहीं ना कहीं जहाँ एक मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, उसके बाद इसके अलावा वहां पे किसानों का थोड़ा दबदबा रहता है क्योंकि यादव समाज जो जाट समाज है वो वहां रहता है। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद की 3 विधानसभा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से जीतती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं दबदबा देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें तो ग्राउंड पर जब जाते हैं तो लोग साफ तौर पर कहते हैं इससे अलग भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि किसान आंदोलन को अगर हटा दिया जाए, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं टीटी का परीक्षा जो रद्द हुई थी उसको लेकर भी लोग जो काफी नाराज है सरकार से, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि जो प्रत्याशी है उनको जब जाते हैं प्रचार करने के लिए कहीं ना कहीं उनको नुकसान उठाना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने उनका विरोध किया है। और इसकी यही वजह रही है कि योगी आदित्यनाथ खुद 5 बार गाजियाबाद में 1 महीने के अंदर आ चुके प्रचार करने के लिए, लोगों को बनाने के लिए, वोटर को लुभाने के लिए कहीं ना कहीं
जो एक अलग पार्टियों में जा रहा था। लेकिन अब तो ये देखना होगा आज, क्योंकि ये वोट समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं कुछ साइलेंट वोटर भी होते हैं जो खासकर वोट डालने से पहले कुछ बताते नहीं है। और ये तो 10 मार्च को फाइनल हो पाएगा कि अब क्या होगा और किसके पाले में जीत हासिल होगी और किसके पाले में हार साबित होगी। जी बिल्कुल, मतदाताओं का विश्वास किसके साथ गया है ये तो फिलहाल 10 मार्च के नतीजे ही बनाएंगे। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो बुनियादी मुद्दे थे इस क्षेत्र में वो तो बरकरार हैं ही, लेकिन जिस तरह से एक जातिगत समीकरण की बात होती है, एक बाहुल्यता की बात होती है, तो ऐसे वोटर्स बड़े ही निर्णायक साबित होते हैं जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। और जमीनी मुद्दे भी अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में खूब छा रहे। और आपको बता दें कि यूपी में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और आज 58 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। 58 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, जिसमें से 52 सीटें बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। और हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पहले चरण में 623 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो पोलिंग बूथ की तस्वीरें भी आप लगातार स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अलग अलग मतदान केंद्र जहां पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं मतदाता। और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई जिस तरह से आगरा में भी लोग पहुंचे। हालांकि भीड़ अभी फिलहाल थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन उम्मीद यही है कि जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी लोग पहुंचना शुरू होंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि आप घर से बाहर निकले, पहले मतदान फिर जलपान की बात कही है। और मतदान केंद्रों पर धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और उत्तर प्रदेश में आज पहले चरण की वोटिंग है। आपको बता दें 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। यूपी में पहले चरण का मतदान जारी। बुलंदशहर की 7 विधानसभाओं में प्रातः 7 बजे से मतदान प्रारंभ होगा। इस समय सभी बूथों पर मार्ककोड की कार्रवाई की जा रही है। सभी पीठासीन अधिकारियों से हमारे कंट्रोल रूम से बात भी हो गई है। और जैसा कि हमेशा ट्रेंड रहा है, सवेरे लगभग 1 घंटे कई जगह कई बार ईवीएम्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम लोगों ने जो PCIL के इंजीनियर हैं और जितने मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको फील्ड में लगाया हुआ है। और प्रयास यही है कि मतदान शांतिपूर्वक हो, विघ्न बाधा कोई ना आए। और मेरा आपके माध्यम से लोगों से अपील है कि आज उनका सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जितने भी हमारे मतदाता हैं पूरे के पूरे 100% अपने बूथ पर जाकर के अपना मतदान करें। तो शासन प्रशासन ने तमाम तैयारियां पहले ही मुकम्मल कर ली थी और लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, घर से बाहर निकले और वोट करें। और हम भी, हमारे जितने भी दर्शक हमको देख पा रहे हैं इस वक्त, उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि आप जिस मतदान विधानसभा क्षेत्र में है जरूर आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और अपना नेता चुनें, क्योंकि यही एक मौका होता है आपके सामने कि आगे जो विकास का रोड मैप है वो किस तरह से तय हो। और यूपी में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। आज 58 सीटों पर वोटिंग है, जिनमें से 12 बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। कई हाई प्रोफाइल सीट भी, काफी हॉट सीट्स भी इस पहले चरण के मतदान में शामिल है और वोटिंग कर रहे हैं पहले चरण में। पहले चरण में 623 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जनादेश की बात करें तो 2017 में आपको बता दें 58 सीटों पर बीजेपी को 53 सीटें मिली थी, सपा को 2, रालोद को 1 और बसपा के खाते में 2 सीटें गई थी। और बीजेपी की कोशिश है कि जो 53 का जो ये आंकड़ा था उसे और ज्यादा बढ़त के साथ बढ़ाया जाए। हालांकि दावा तो यह है कि सभी 58 सीटें आएंगी, लेकिन अन्य विपक्षी दल भी पूरी मजबूती के साथ इस बार भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। 403 सीटों में 325 बीजेपी को मिली थी, सपा को 47, कांग्रेस को 7 और बसपा को 19 सीटें मिली थी। तो ये जनादेश था 2017 का और पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की और मुख्य विपक्षी दलों की ज्यादा से ज्यादा सीटें फतह की जाएं, क्योंकि माना यही जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत तय करता है। केंद्र की सरकार का निर्धारण उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों के बाद हो जाता है, क्योंकि चूंकि पूरे भारत में सबसे बड़ी विधानसभा है उत्तर प्रदेश विधानसभा और 18वीं विधानसभा उत्तर प्रदेश की, जिसमें आज 58 सीटों पर पहले चरण के तहत वोटिंग हो रही है। 10 फरवरी यानी कि आज से पहले चरण की शुरुआत हुई है। पहला चरण आज 10 फरवरी को होगा और कुल 7 चरणों में यहां चुनाव होने हैं। मतगणना 10 मार्च को होगी, यानी कि 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। 2 करोड़ 28 लाख मतदाता अपने मताधिकार का आज प्रयोग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि चुनाव प्रचार में भी जोर आजमाइश तमाम पार्टियों ने की और 2022 यूपी में पहले चरण के 58 सीटों पर मंगलवार शाम से चुनाव प्रचार थमा और इसके बाद सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से जो तमाम प्रत्याशी थे वो वोटरों से अपील कर रहे थे कि आपको अपना निर्णायक नेता चुनना है, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना है। और हम भी दर्शकों से यही अपील करेंगे कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता आप भी निभाएं।
और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी और जुड़ चुके हैं। शामली से आकाश शर्मा जुड़ चुके हैं, वहीं मथुरा से सुरेश हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे शामली का। शामली में अगर आकाश हम अब बात करें तो क्या मतदान केंद्रों पर आप देख पा रहे हैं कि लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है? क्या कुछ तैयारियां यहां पर मुकम्मल की गई हैं? जी सर, लोगों को पहुंचना यहाँ पर शुरू हो चुका है, लेकिन जो पिछले 10 दिनों से खासी गर्मी यहाँ पर बढ़ रही थी और आज कोहरे के चलते यहाँ पर बहुत दिक्कत है और लगातार काला पड़ रहा है, जिस कारण मतदान केंद्रों पर अभी तक बहुत ही कम लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ तो कैराना हो मानी जा रही है, जहाँ स्वर्गीय बापू बेटी मरगान का भाजपा प्रत्याशी है और मनोहर हसन के पुत्र नाहिद हसन सपा प्रत्याशी है। वो फिलहाल गैंग के मामले में जेल में बंद है, लेकिन बहन ने प्रचार किया और कैराना का मुस्लिम है वो लगातार वोटों के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। हालांकि शामली और थाना भवन में देखा जाए तो फिलहाल मतदाताओं की संख्या बूथों पर कम पहुंच रही है। जैसे जैसे घड़ी की स्पीड आगे बढ़ेगी तो मतदाताओं का बूथों पर पहुंचना संभव है कि ज्यादा रहेगा। बिल्कुल, शामली की अगर हम बात करें आकाश, तो यहां पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और 2017 का जो जनादेश आया था उसमें 2 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीते थे, जबकि 1 पर सपा प्रत्याशी की जीत हुई थी। इस बार कुल कितने दलों के प्रत्याशी यहां पर मैदान में है, कितनी संख्या है और कड़ा मुकाबला किसके बीच देखा जा रहा है? ये देखा जा रहा है कैराना पूरे देश में ही हॉट सीट मानी जा रही है और कैराना में जो भाजपा सांसद बाबू हुकुम सिंह रहे हैं, उनकी पुत्री मरगान और गठबंधन ऐसी नाहिद हसन में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। पूरे देश की निगाह कैराना सीट पर इस वक्त बहुत मजबूती से जुड़ी हुई है। भाजपा के गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ के साथ ही तमाम भाजपा नेताओं ने कैराना में डेरा डालकर कई कई प्रचार भी किया। और इधर गठबंधन थाना भवन की सीट पर बात की तो ये फोर्थ सीट है, चूंकि यहाँ से गन्ना मंत्री सुरेश राणा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने गठबंधन प्रत्याशी अशरफ पति है। देखा जाए तो किसान आंदोलन और गन्ना भुगतान को लेकर कहीं ना कहीं जाट समुदाय में गन्ना मंत्री के खिलाफ नाराजगी है, जो कई बार चुनाव प्रचार के दौरान भी उनका विरोध सामने आया था। देखना होगा क्या मुकाबला है। हालांकि आज शाम तक कहीं न कहीं स्पष्ट होने की संभावनाएं है कि कौन पर ज्यादा वोट पा सकता है। बिल्कुल, आप जुड़े रहेंगे आकाश हमारे साथ। इस वक्त हम रुक करेंगे मथुरा का। सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, मथुरा की अगर हम बात करें तो 55 उम्मीदवार इस बार मैदान में है। कितने मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं और क्या वोटरों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है केंद्रों में? जैसे ही वोटरों का जो है मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो चुका है। हालांकि मथुरा में सर्दी का मौसम है, सर्दी काफी है, कोहरा भी यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन वोटरों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। वोटर जो है सुबह से घरों से निकल करके मतदान स्थल तक पहुंच रहे हैं, अपने वोट कर रहे हैं। और इस तरह से बता दूं कि मथुरा में लगभग 2225 बूथ बनाए गए, जहां पर आज वोटिंग होनी है। मथुरा में 55 प्रत्याशी जो है इस समय मैदान में है और 55 प्रत्याशियों में जो लोग आज उनकी जो है भाग्य का पिटारा जो है, यानी भाग्य की कहें तो जो है एक तरह से आज वोटिंग मशीनों बंद हो जाएगा और उसके बाद 10 मार्च को ही ये खुल पाएगा। तो अगर हम बात करें, हमारे साथ कुछ वोटर भी है, उनसे हम बात करते हैं। जी, आप वोट डाल के आए, क्या कहेंगे? वोट डाल के आई है, बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले वोट डाला, हमने कोशिश करते हैं कि सबसे पहले वोट जाए। तीसरी चौथी वोट है हमारी। ठंड का मौसम है, उसमें भी आप अच्छा मौसम है, बिल्कुल कोहरा का मौसम हो गया है, परंतु मैं देख रहा हूँ कि वोटरों का सुरेश आपके साथ वोटर जुड़े हैं, आप उनसे ये जरूर पूछें कि इस बार मथुरा में कौन से मुद्दे को लेकर या हम कह सकते हैं कौन से विषय को लेकर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बात करें अगर मथुरा के किस मुद्दे को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट कर रहे हैं? हम तो श्रीकांत शर्मा जी को वोट कर रहे हैं और इसलिए मुद्दे क्या है आपके, जिस तरह से मथुरा की बात अगर बात हो कि बच्चे तो हिंदुत्व के लिए मुद्दा है सबसे बड़ा, तो इनका कहना है कि साहब हिंदुत्व के लिए वोट कर रहे हैं। और बात अगर हम यहाँ करें सुरक्षा की दृष्टि से, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पे जो है काफी पुलिस फोर्स है। इधर बूथों पे जहाँ बाहर से आई फोर्स लग रही है, वहीं स्थानीय पुलिस भी पूरी तरह चाक चौबंद है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो प्रत्याशी है वो भी वोट करने आए, उनसे हम बात करते हैं। ये बसपा के प्रत्याशी है एस के शर्मा, इनसे हम जरा बात करते हैं कि ठीक है, तो ये यहाँ वोट करने के लिए आए। और आप साफ देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ मथुरा में ये जवाहरलाल इंटर कॉलेज है जहाँ पर ये बूथ बनाया हुआ है और सुबह से यहाँ लोगों की भीड़ है। और जिस तरह से यहाँ पे बसपा के साथ साथ कांग्रेस और भाजपा का जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और कट्टी टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो त्रिकोणीय मुकाबला है और काफी कड़ी टक्कर भी है। और मेरठ कैंट की बात करें तो
यहां पर भी प्रत्याशी मैदान में है। विधानसभा सीट में जिलेवार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इस विधानसभा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें, मेरठ दक्षिण में सोमेंद्र तोमर, मोहम्मद आदिल कुंवर कैंडिडेट्स हैं यहां पर। तो 58 सीटों का एक पूरा रोड मैप इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस पार्टी ने कौन से प्रत्याशी को चुनावी मैदान में इस बार खड़ा किया है। और आपको बता दें, यूपी विधानसभा के लिए आज पहले चरण का मतदान है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 58 सीटों पर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं मतदाता। लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता निभा रहे हैं तमाम वोटर्स। वीडियोग्राफी है, निरंतर हमारी क्लस्टर टीम, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, ऐसे जो जितनी भी हमारे वल्नरेबल एरियाज है, सेंसिटिव एरियाज है, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, उसमें सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सर, एक बिल्कुल अलग है ये इसलिए क्योंकि कोविड का टाइम है, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, इसलिए कोविड को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि गौतम बुद्ध नगर में विगत कुछ दिनों में ये बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि केसेस की संख्या बहुत ही घटी है, और परंतु प्रिकॉशन सारे लिए गए हैं। हमारी जो पोलिंग पार्टी है वो वैक्सीनेटेड है, और जितने भी आवश्यक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, आप देख सकते हैं कि वेटिंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क मैंडेट लोगों को दिया गया है, और जितने भी हमारे पोलिंग ऑफिशियल्स हैं उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में ब्रीफ किया गया है। यहाँ की जनता वैसे ही जागरूक है, तो यहाँ पर समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं आपको दी जाएगी कोविड के संबंधित और सुरक्षा संबंधित समस्त एक सुंदरता के साथ हम लोग इस पोलिंग पर्व को मना रहे हैं। तो मतदाताओं से अपील है कि घर से निकल के आए, वोट जरूर करें। सभी जो जितने भी मतदाता हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कोविड की वजह से थोड़ा सा वो है, उनको क्या कुछ कहना? उनको हम यही कहना चाहेंगे कि हम ये बात समझते हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग होंगे, बहुत लोग ये चाहते होंगे कि कोविड के बारे में उनको एक जिज्ञासा होगी। हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी पोलिंग स्टेशन है वो सैनिटाइज है, पोलिंग पर्सनल वो वैक्सीनेटेड है, जितने भी लोगों को वेटिंग एरिया है उसके लिए व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किया गया है। मास्क, सैनिटाइजर्स, अन्य जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो पालन किया जाएगा कि आपको हर संभव जितने भी हम मैक्सिमम पॉसिबल कर सकते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो लोगों के लिए, वो व्यवस्थाएं दी गई है। अतः आप इस बात में निश्चिंत होकर कि कोविड के बारे में निश्चिंत होकर आप वोट डालने आए। तो निश्चिंत होकर आप वोट डालें, ये कह रहे थे, अपील कर रहे थे मतदाताओं से गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुभाष एलवाई। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल, उनका रुख कर लेते हैं। पवन, हमने तमाम अलग अलग विधानसभाओं की तस्वीरें स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाई। जहां तक मुजफ्फरनगर की बात है, वहां पर इस वक्त आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं कि अब मतदाता पहुंच रहे हैं? कितने मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं और क्या कुछ चाक चौबंद की व्यवस्था? मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त जनपद मुजफ्फरनगर की हॉट सीट सदर विधानसभा क्षेत्र में, जहां राज्य मंत्री और मौजूदा विधायक कपिल देव अग्रवाल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, उनके सामने पूर्व मंत्री चित्ररंजन स्वरूप, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नियोक्ता थे, उनके बेटे सौरव स्वरूप चुनाव गठबंधन से लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम जनपद मुजफ्फरनगर के एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज मतदान स्थल पर खड़े हैं, जहां सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और लगातार मतदाताओं में उत्साह है और लगातार मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर आ रहे हैं। यहाँ पूरी पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है। कोविड की गाइडलाइन यहाँ दिखाई जा रही है, मास्क लगाए हुए हैं लोग, और सैनिटाइजर रखा है, चेकिंग किया जा रहा है सैनिटाइजर से, और लगातार मतदान स्थल पर, मेरा पीछे आप देख सकते हैं, पीछे मतदान स्थल है, अभी तो अंदर है मतदान कर्मी जो मतदान करा रहे हैं, और लगातार यहाँ मतदान स्थल के लिए लोग आते जा रहे हैं। बिल्कुल, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगातार वोटर्स पहुंच रहे हैं। पवन, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम शामली का रुख कर लेंगे। आकाश शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, शामली की जहां तक बात करें तो हर बार हमने देखा है कि जो वोटर्स होते हैं वो निर्णायक फैसला जमीनी मुद्दों को लेकर ही देते हैं, लेकिन इस बार यहां पर सबसे ज्यादा कौन सा मुद्दा ऐसा था जो चुनाव प्रचार में शोर बनता नजर आया, शोरगुल का विषय रहा? और क्या इस मुद्दे को लेकर आज जो तमाम वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे तो अलग थे, लेकिन इस शोर शराबे में वो जमीनी मुद्दों को नहीं तलाश पाए? देखिए, 2016 में शामली कैराना से उठाया गया पलायन का मुद्दा, और अब पलायन घर वापसी के लेकर भाजपा मैदान में है, और वहीं दूसरी पार्टी विकास न होना, किसान आंदोलन और गन्ना भुगतान न होना, इन सभी मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है। और भाजपा कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो महिलाएं हैं, यहाँ पर पहले छेड़छाड़ की घटनाएं ज्यादा होती थी, रंगदारी मांगी जाती थी, पलायन होते थे,
उन सभी पर अब योगी सरकार में रोक लग गई है और इसी को लेकर मतदाताओं में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि सुरक्षा को लेकर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं जो किसान समुदाय, किसान पक्ष के लोग हैं, वो गन्ना भुगतान और किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो किसानों का मुद्दा भी यहाँ पर काफी है, पलायन का मुद्दा भी बहुत ज्यादा यहाँ पर छाया रहा और इसके चलते जो वोटर्स हैं वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। आकाश, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम रुक करेंगे फिर से एक बार मुजफ्फरनगर का पवन अग्रवाल हमारे सहयोगी बने हुए हैं। पवन, अगर हम सीटों के गणित की बात करें तो अगर हम बाहुल्यता के आधार पर देखें इस सीट को, तो किस तरह से यहाँ पर समीकरण बनते हुए नजर आए हैं, किसकी तादाद सबसे ज्यादा और कौन से वोटर्स किस हम कह सकते हैं कि एक समाज विशेष को होते हैं जो यहाँ पर निर्णायक साबित होते हैं? जी मैं आपको बता दूं तो 2017 में जो वेस्ट यूपी जो 58 सीटें थी उसमें 53 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और मैं आपको बता दूं जनपद मुजफ्फरनगर में क्लीन स्वीप हुआ था, 6 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। और अब यहाँ अब की दफा जो मतदाता है 20,20,481 मतदाता है जो मुजफ्फरनगर में 72 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। और सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा है जिनमें हॉट सीट बनी हुई है, बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर, खतौली, पुरकाजी, चरखावल, मीरापुर, ये हॉट सीटें बनी हुई है। लगातार ये बीजेपी प्रत्याशी का विरोध भी हो रहा है। और मैं आपको बता दूं लगातार मुजफ्फरनगर में किसानों में लेकर बीजेपी के प्रति रोष बना हुआ था, किसान आंदोलन को लेकर, गन्ना पेमेंट को लेकर। इसी वजह से बीजेपी प्रत्याशियों का ये लगातार विरोध जो गठबंधन प्रत्याशी लालू थे वो कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं मुस्लिम और जाट एकजुट यहाँ हुआ है इस चुनाव में, जो गठबंधन को वोट करने जा रहा है। और लगातार गठबंधन के पक्ष में लगातार ये लोग अपना मतों का भी प्रयोग करेंगे। और कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं लगातार इस चीज का नुकसान उठाना पड़ा है इस चुनाव प्रचार के दौरान, कि हर जगह जहां भी कोई प्रत्याशी गया है बीजेपी का, वहां विरोध हुआ है किसानों की तरफ से। बिल्कुल, किसानों की तरफ से विरोध हुआ है। और जब किसानों की बात हुई है पवन, तो यह भी माना जा रहा था कि 13 महीने तक जिस तरह से दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन चला, इसका असर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में जरूर पड़ेगा। मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर किसान आक्रोशित नजर आते हैं इस विषय को लेकर के, आंदोलन को लेकर के, या फिर जब सरकार बैकफुट पर आई तीनों किसान कानूनों की वापसी पर, तब यहाँ पर समीकरण बदलते हुए नजर आए? जी मैं आपको बता दूं किसान राजधानी सुगौली में सबसे ज्यादा इस चीज का असर हुआ था। 1.5 महीने, 1 साल 2-3 महीने तक लगातार किसान गाजीपुर, टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन करते रहे। किसान आंदोलन प्रधानमंत्री मन की बात में अचानक से खत्म किया था और कृषि बिल वापस ले ली थी। लेकिन कृषि बिल वापस लेने के बाद भी किसानों पर इस चीज का कोई असर नहीं हुआ, वो लगातार विरोध बीजेपी का करते जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर सबसे ज्यादा विरोध किसानों का बीजेपी के लोगों के लिए किया जा रहा है। और लगातार हम जब फील्ड में जाते हैं, अभी 2 दिन पहले सिसोली के अंदर बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक अपनी विधानसभा प्रचार करने गए हुए थे, तो सिसोली को चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया गया था, घुसने नहीं दिया गया था। लेकिन भारी पुलिस फोर्स के चलते हुए उमेश मलिक ने फिर जाकर सिसोली के अंदर चुनाव प्रचार किया था और जहां उनका काफी स्वागत हुआ था। लगातार केंद्रीय मंत्री और बाकी और भी प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार के दौरान विरोध हुआ है मुजफ्फरनगर में। बिल्कुल पवन, और जिस तरह से आपने बुढ़ाना विधानसभा का जिक्र किया, तो ये विधानसभा ऐसी है जिसमें जो ये क्षेत्र है वो खापों का गढ़ कहा जाता है और जाटों की बलियान, गठवाला, राठी, डबास और देशवाल, सहरावत खाप इसी क्षेत्र से आते हैं। खापों के इस गढ़ में क्या इस बार भी चौधरियों के फैसले का चुनाव पर पूरा असर दिख सकता है? इसमें सभी खापों के चौधरी रहते हैं, गठवाला, राठी, मलिक, बालियान, ये सभी मतलब इस तरह की जो जिनके खाप चौधरी है। बालियान खाप के जो चौधरी है, चौधरी नरेश टिकैत है, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय मैसेज अगर जाता है तो वो दूर तक जाता है और एकदम उसे दिल से लेता है और उस मैसेज का पालन करता है। तो कहीं ना कहीं किसान राजधानी सिसोली से भी एक मैसेज गया है कि किसानों का जो धरना प्रदर्शन 1 साल तक रहा, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध किया जाए और बीजेपी प्रत्याशियों से जब चुनाव प्रचार के लिए आई या सरकार दरवाजे पर आए तो उनसे सवाल जवाब किया जाए और बीजेपी को हराने के लिए किसी भी प्रत्याशी को वोट दे, लेकिन बीजेपी को वोट ना दे। बिल्कुल, तो मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी पवन अग्रवाल हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने तमाम समीकरण यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश की और बताया कि किस तरह से यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर आज जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और इस वक्त एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हापुड़ से, अमन त्यागी, और हापुड़ के बाद हम रुख कर लेंगे मेरठ का, जहां हमारे सहयोगी आदित्य गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और पहले हम हापुड़ का रुख कर लेते हैं जहां अमन त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं। अमन, हापुड़ में आज कितनी विधानसभा सीटों पर यहां वोटिंग हो रही है, कितने प्रत्याशी मैदान में हैं?
की बात हापुड़ की करें तो हापुड़ में 3 विधानसभाएं पड़ती हैं, धौलाना, हापुड़ और गढ़ मुक्तेश्वर। यहाँ पर जो कांग्रेस से प्रत्याशी 4 बार के जो गजराज सिंह है, उन्होंने अब जो है गजराज का दामन छोड़ के और लोक दल का थाम लिया है, और जबकि अभी उन्हीं के ही पक्ष में जो है माना जाएगा। जी बिल्कुल। वहीं वोटर्स की अगर हम बात करें अमन, तो कितने मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे, और निर्णायक कौन सा एक समाज विशेष यहां पर हमेशा शामिल होता है जो कि चुनावी फैसला देता है, जिसकी जो मुहर है वो अंतिम होती है नतीजों पर? जी करीब देखिए 2,27,00,000 यहाँ पर मतदाता इस बार जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर जो है जितने भी प्रत्याशी हैं उनको उनकी किस्मत को जो है एक अपने मत से यहाँ पर जो है चमकाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। तो अमन त्यागी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि इस बार जो तमाम मतदाता है वो भी पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और हम फिर से आपको तस्वीर दिखाएंगे। इस वक्त आपको बता दें, यूपी में पहले चरण के चुनाव को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि आज उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान है, और मैं इस चरण के सभी भाइयों बहनों से अपील करता हूं कि प्रदेश में विकास के साथ साथ आपको सुरक्षा, सम्मान और सुशासन देने वाली सरकार को चुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। आपका एक वोट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का आधार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है और मतदाताओं से आग्रह किया है कि आप जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, और कहा है कि आपका एक वोट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का आधार है। सरकार को चुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आप मतदान करें। साथ ही गृह मंत्री ने यह भी लिखा है कि आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान है, और आप इस चरण में जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और ऐसी सरकार का चुनाव करें जो आपको सुरक्षा दे, सम्मान दे और प्रदेश में सुशासन की स्थिति को बनाए रखे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने ट्वीट करते हुए वोटरों से अपील की है वोट डालने की। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 58 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, और हमने देखा किस तरह से पीएम मोदी ने अपील की सबसे पहले वोटरों से। उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी से आग्रह किया कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें और सरकार चुनने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाएं। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और इस चरण के मतदान के लिए सभी वोटरों से अपील की है कि आप जरूर अपने इस मतदान का इस्तेमाल करें, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका एक वोट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का आधार है। ऐसे में जरूर आप अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें। अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वोटरों से की है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 सीटों पर आपको बता दें आज लिए इनके भविष्य का फैसला आज कर रहे हैं। इनकी जो किस्मत है तमाम प्रत्याशियों की, वो आज मतपेटी में कैद हो जाएगी और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। तब ये साबित होगा कि जनाधार किसके साथ गया है, जनादेश किसको मिला है। और सिलसिलेवार हम तमाम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से पोलिंग बूथ पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। वोटरों का क्या कुछ रुझान अभी तक पोलिंग बूथ पर आ रहा है। हालांकि बहुत सारी विधानसभाओं में हमने देखा है कि अभी जो शुरुआती दौर है इसमें बड़ी संख्या में वोटर्स नहीं पहुंचे, लेकिन हम लोगों से अपील करेंगे कि जरूर आप घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। आज उत्तर प्रदेश का पहला सियासी संग्राम है। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, इन जिलों पर आज मतदान है। कुल 11 जिले हैं जिसमें आज पहले चरण की वोटिंग होनी है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ में भी मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से 11 जिलों में मतदान जारी है। और मेरठ का हम रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी आदित्य गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, मेरठ में कितनी विधानसभाओं में आज वोटिंग जारी है, कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? 80 उम्मीदवार करीब मैदान में है। जी 26,25,000 जो वोटर हैं वो उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। आप देख सकते हैं कितना घना कोहरा है, लेकिन बावजूद इसके जो जागरूक मतदाता है वो सुबह से ही बूथों पर आ गए हैं। करीब 1172 केंद्र बनाए गए हैं, इनमें 2693 बूथ हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हो रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और जो मतदाता है वो भी लगातार केंद्र की ओर आ रहे हैं। जी जनता टीवी अपील करेगा कि लोगों से कि वो घर से बाहर निकले, किसी को भी मत दे, लेकिन मतदान जरूर करें। और अब मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना स्नान किए, जलपान किए सीधा बूथों की तरफ आ गए हैं और वो लगातार अपने साथ और जनों को भी ला रहे हैं, अपने परिवार वालों को ला रहे हैं और मतदान कर रहे हैं।
बिल्कुल आदित्य भैया, अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा विषय ऐसा था इस पूरे चुनावी शोर में जो सबसे ज्यादा छाया रहा और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भविष्य के नेता है यहाँ से वो तय होंगे? देखिए, विकास का मुद्दा इस बार बेहद ही छाया रहा। इसी मुद्दे को लेकर जो है जनता वो मतदान करेगी, राष्ट्र के मुद्दे को देखते हुए मतदान करेगी। तमाम मुद्दे हैं ऐसे जिनको देखते हुए जनता सुबह से ही मतदान स्थल पे आके अपना नेता चुनेगी और सीधा उनका कहना है कि हम राष्ट्रीय स्तर के नेता को देख के मतदान करेंगे, क्षेत्र के नेता को देख के बिल्कुल मतदान नहीं करेंगे। बिल्कुल आदित्य, तो आदित्य हमारे साथ जुड़े थे मेरठ से, जिन्होंने बताया कि विकास का मुद्दा यहां पर सबसे ज्यादा छाया रहा। घना कोहरा है, मेरठ के मौसम में सर्दी है, लेकिन इसके बावजूद जो मतदाता हैं उनके जोश में किसी तरह की कमी नहीं आई है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में सहभागी हो रहे हैं। यूपी का पहला सियासी संग्राम आज है और आपको बता दें 58 सीटों पर 11 जिलों की वोटिंग हो रही है और इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए हम आपको 2017 के भी परिणाम दिखा रहे हैं कि किसको कितनी सीटें मिली थी। कुल सीटें 403 थी और बहुमत का जो आंकड़ा था वो 202 था, जो कि बीजेपी के साथ गया था। भाजपा को कुल 312 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 47 सीटें थी, बसपा को 19, कांग्रेस को 7 में संतोष करना पड़ा था, अन्य को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 सीटें मिली थी। और इस बार कहीं ना कहीं जो मुख्य विपक्षी दल है उनकी भी कोशिश है कि सीट का जो ये आंकड़ा है उसमें इजाफा किया जाए, सीट की बढ़त हो, लेकिन भाजपा भी कोई कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आई। चुनावी प्रचार में हमने देखा कि पार्टी के जो तमाम दिग्गज थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हम बात करें, केंद्रीय मंत्रियों की हम बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो भी लगातार यूपी के विभिन्न विधानसभाओं में पहुंचे थे चुनावी प्रचार करने के लिए। जनसभाएं हुई थी, पीएम मोदी की वर्चुअल रैलियां भी हुई थी, जन चौपाल जिसे नाम दिया गया था। पीएम खुद एक पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में नजर आए, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि 13 महीनों तक दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन चला था, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी ये जरूर मानकर चल रही थी कि किसानों के वोट की चोट जरूर पार्टी को मिल सकती है। हालांकि किसानों को साधने की कोशिश भी की गई और 2012 के नतीजे इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से सपा ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी और सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। 224 सीटें सपा को मिली थी, भाजपा को 47 मिली थी। मात्र 47 सीटें भाजपा को 2012 के चुनाव में मिली थी, बसपा को 80 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी। भाजपा की सीटों में जहां बढ़ोतरी हुई वहीं कांग्रेस की सीटें सिमटकर 7 पर आ गई थी और अन्य जो दल थे उन्हें 24 सीटें मिली थी। और 2017 का जो आंकड़ा था उसमें ये जो रेशो था वो काफी घट गया और 18 तक चला गया। कांग्रेस की जो 28 सीटें थी वो 7 तक आ गई और भाजपा की सीटों में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी बढ़त देखने को मिली थी। और जो जनाधार था 2017 में 2012 की तुलना में अगर हम देखें तो वो भाजपा के साथ ही गया था। और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपनी साख बढ़ाने की कोशिश करती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। 224 सीटें जिस तरह से 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली थी और इस बार भी अखिलेश यादव कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं सीटें फतह करने में। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के साथ हमने देखा है कि जो अन्य दल हैं उनका भी गठबंधन हो चुका है। चाहे हम आरएलडी की बात करें, उनका भी गठबंधन है। और समर्थन की अगर हम बात करें तो टीएमसी ने भी खुले तौर पर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में समर्थन दिया है। खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश पहुंची थी, अखिलेश यादव के साथ उन्होंने प्रचार किया था और 2 दिवसीय उनका उत्तर प्रदेश का दौरा था। एक साझा प्रेस वार्ता भी की थी समाजवादी पार्टी और टीएमसी और बताया था कि प्रदेश में किस तरह से जो विकास है वो पीछे गया है, ये समाजवादी पार्टी का आरोप था। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो दलितों की राजनीति में काफी कांग्रेस इस बार आगे नजर आ रही है। हमने देखा है कि अगर किसी दलित के साथ कभी कोई घटना हो जाती है तो खुद पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उसके घर पहुंची, पीड़ित को ढाढ़स बंधाया। चाहे हम उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं हाथरस की अगर हम बात करें या फिर और भी घटनाओं की बात करें, वहां पर कांग्रेस हर विषय को एक हवा देती हुई नजर आई। और आशीष त्यागी का हम रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं बागपत से। आशीष, बागपत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह से मतदाताओं का रुझान आप देख पा रहे हैं, कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और क्या मतदाता यहाँ पर जागरूक नजर आ रहे हैं जो कि पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने? जी बिल्कुल, मैं बता दूं बागपत में 3 विधानसभा सीट हैं और करीब 10 लाख यहाँ वोटर हैं, जिसमें से 5.5 लाख पुरुष और 4.5 लाख महिलाएं वोटर हैं। मतदाता यहाँ काफी जागरूक हैं और सुबह से ही यहाँ मतदान केंद्रों पर लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिस बूथ पर हम खड़े हैं यहाँ पर सुबह से ही पहुंचना मतदाताओं का शुरू हो गया है और अपने मतदान को लेकर लोग जागरूक नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मतदान को लेकर लोग जागरूक तो हैं ही, लेकिन अगर हम बागपत की बात करें तो यहाँ पर सीधी टक्कर किसके बीच देखी जा रही है और कौन सा समुदाय ऐसा होता है जो यहाँ पर निर्णायक माना जाता है?
जी बिल्कुल, बागपत की 3 विधानसभाएं सीट हैं, बागपत, बड़ौत और छपरौली, तीनों में ही बीजेपी की सीधी सीधी टक्कर गठबंधन से है। बागपत विधानसभा की बात करें तो योगेश धामा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनकी गठबंधन प्रत्याशी नवाब अहमद हमीद से सीधी टक्कर है। वहीं बड़ौत की बात करें तो केपी मलिक की सीधी टक्कर गठबंधन प्रत्याशी से, और छपरौली में भी यही है। यहाँ जो ब्राह्मण मतदाता हैं वो यहाँ के जो है निर्णायक वोटर साबित होते हैं हर बार। तो ब्राह्मण मतदाता निर्णायक वोटर हमेशा साबित होते हैं यहाँ पर, और इस बार देखना होगा कि क्या ये निर्णायक वोटर इस बार भी